होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। क्रांतिकारी वीर विचारक, महान चिंतक, समाज सुधारक, देशभक्त थे ये सेनानी, महापुरुष कर्मठ बलिदानी। हर एक कण में इनकी निशानी, समय सुनाए इनकी कहानी। इनके दिखाए पथ पे चलेंगे, जब इनका अनुसरण करेंगे। इनके दिखाए पथ पे चलेंगे, जब इनका अनुसरण करेंगे। तब ही अपने आर्य देश में हर एक क्षेत्र के परिवेश में होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। नेहा और अंकुर है तो उनको मत बताना मैं यहाँ छुपा हुआ हूँ। हाइड एंड सीक खेल रहे हो? हाँ, कल बाद में बताऊंगा मैं। प्लीज आप उनको मत बताना मैं यहाँ छुपा हुआ हूँ। नमस्ते मेजर अंकल। नमस्ते नमस्ते। यहाँ पे रवि आया है क्या अंकल? क्या बात है तुम लोग रवि को क्यों ढूंढ रहे हो? अंकल वो डॉक्टर के पास से भाग आया है। डॉक्टर के पास से भाग आया? मैं समझा नहीं। मैं समझाती हूँ अंकल। एक्चुअली रवि का पैर लोहे के वायर से छिल गया था। उसके मम्मी पापा के बुलाने पर एक डॉक्टर आए जो उसे इंजेक्शन देने वाले थे। इंजेक्शन को देखकर वो घबरा गया, कहा मैं नहीं लूंगा। तब डॉक्टर साहब ने कहा कि इंजेक्शन लेना ही पड़ेगा, नहीं तो टेटनस हो जाएगा। तो ये बात है, रवि इंजेक्शन से डरता है। एक सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जो बचपन में इतने साहसी और बहादुर थे कि पूछो मत। और एक हमारा रवि है जो इंजेक्शन के नाम से ही डर गया। अंकल सुना है सरदार पटेल जी बहुत बड़े नेता थे। सही सुना तुमने नेहा, बहुत बड़े नेता थे। उन्होंने हमारे देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने में महात्मा गांधी का पूरा साथ दिया था। अंकल हमें सरदार पटेल के बारे में कुछ नहीं मालूम, आप उनके बारे में डिटेल में बताएंगे? जरूर बताएंगे। हम ये भी बताएंगे कि बचपन में उन्होंने बहादुरी का कैसा कारनामा किया था। भारत की आजादी के बाद अंग्रेजों ने हमारे देश को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने की पूरी कोशिश की, मगर वल्लभ भाई पटेल ने ऐसा होने नहीं दिया। इसीलिए उन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। उनका जन्म कहाँ हुआ था अंकल? उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 करमसद में हुआ, जो गुजरात में है। उनके पिता जवेर भाई किसान थे। जब वो खेतों पर काम करने के लिए निकलते तो हमारा ये सरदार पटेल भी उनके साथ हो जाता। वल्लभ जी पिताजी। 5 का पहाड़ा याद हो गया बेटा? जी पिताजी। सुनाओ। सुनाओ। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20। अरे वाह, तुमने तो एक ही दिन में 5 का पहाड़ा याद कर लिया। जी पिताजी। आज मैं तुम्हें 6 का पहाड़ा याद करवाऊं? जरूर पिताजी। 6 एकम 6, 6 एकम 6। इस तरह वल्लभ के पिताजी खेत पर जाते समय या खेतों में काम करते समय वल्लभ को पहाड़े याद करवा देते। ये पहाड़े क्या होते हैं अंकल? अरे पहाड़े यानी कि टेबल्स। वो होता है ना 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। तुम्हारे टीचर भी तो तुम्हें टेबल्स याद करवाते होंगे। कराती तो है, लेकिन मुझे याद नहीं होते। पता नहीं लोगों को कैसे याद हो जाते हैं। अरे भाई, टेबल्स याद करने से टेबल्स याद होते हैं, घबराने से टेबल्स याद नहीं होते। अब देखो वल्लभ जी की बात ले लो। उन्हें पहाड़े सीखने की लगन थी, इसीलिए उनके पिताजी उन्हें पहाड़े सिखाने में सफल हुए।
अब अगर तुम्हारे अंदर भी टेबल्स याद करने की लगन होगी तो तुम्हें भी टेबल्स यूं 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 करके याद हो जाएगा। बचपन में एक बार उनकी कांख में यानी कि आम पिच में यहां पर एक जबरदस्त फोड़ा हुआ था। जवेर भाई कितना तेज बुखार है इसको। ये बुखार इसे कांख के फोड़े की वजह से हुआ। जानता हूँ, पर समझ में नहीं आ रहा ये फोड़ा ठीक कैसे होगा। आप सही कह रहे हैं। जरा अपनी कांख दिखाना वल्लभ। इतना बड़ा फोड़ा, जब तक ये फोड़ा नहीं फूटेगा या इसके भीतर का भी बाहर नहीं निकलेगा ठीक नहीं होगा। ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा ये फोड़ा ठीक कैसे होगा। इसमें समझना क्या जवेर भाई, लोहा गर्म कर दो, भोंक दो फोड़े में, ठीक हो जाएगा। लेकिन इतने छोटे बच्चे की कांख में हम गर्म लोहा कैसे भोंक पाएंगे? वही एक उपाय है जो मैंने बताया। पिताजी, जब ये कह रहे हैं कि गर्म लोहा भोंकने से मेरा फोड़ा ठीक हो जाएगा, तो आप वही कीजिए। लेकिन बेटे, तुम गर्म लोहे का भोंका जाना सहन नहीं कर पाओगे। मुझे कुछ नहीं होगा पिताजी, आप लोग गर्म लोहा भोंकने की तैयारी कीजिए। अंकल, फोड़ी का इलाज ऐसे किया जाता है? दृष्टि, उन दिनों जब गांव में डॉक्टर नहीं हुआ करते थे ना, तो किसी को फोड़ा फुंसी हो जाता था तो गांव का नाई आकर घाव और फोड़े को चीरता था। अब वल्लभ के फोड़े को भी फोड़ने के लिए गांव के नाई को बुलाया गया। वल्लभ ने जोश में तो बोल दिया कि गरम लोहा फोड़े में भोंक दो, लेकिन जब भोंकने का समय आएगा ना तो देखना घबरा के भाग जाएगा। मुझे भी ऐसा लग रहा है, बड़े बड़े लोग घबरा जाते हैं तो भला इतना छोटा बच्चा गर्म लोहे को अपने कांख में कैसा भुकवा सकता है। लो, जावेर भाई अपने वल्लभ को लेकर आ गए। चाचा जी, लोहा गर्म हो गया क्या? हाँ वल्लभ, लोहा गर्म हो गया। जवेर भाई, फोड़ा फोड़ने की तैयारी शुरू करें। तुम लोग शुरू करो, मुझसे अपने बेटे का तड़पना देखा नहीं जाएगा। मैं उधर जा रहा हूं, जब हो जाए तो मुझे बुला लेना। ये तुमसे सहन नहीं हो पाएगा। मैं सह लूंगा चाचा। नहीं नहीं नहीं, हम कोई और उपाय निकालेंगे। चाचा जी, ज्यादा इधर उधर की बात मत कीजिए, जल्दी पोकिए, नहीं तो लोहा ठंडा हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा। अरे वल्लभ, ये लोहा क्यों उठाया तूने? आप लोगों को डर लगता है तो ठीक है, मैं खुद अपना फोड़ा फोड़ सकता हूँ। बाप रे, सरदार पटेल इतने बहादुर थे। और नहीं तो क्या, वो तुम्हारे रवि की तरह इतने डरपोक थोड़े ही थे कि इंजेक्शन का नाम लेते ही घर से भाग लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की कहानी सुनाकर आपने मेरी बहादुरी को जगा दिया है अंकल। देखो नया, ये यहाँ छुपा था। क्यों रवि, घर मत जाना, नहीं तो डॉक्टर अंकल तुम्हें इंजेक्शन लगा देंगे। नहीं नहीं, अभी मैं इंजेक्शन से डरता नहीं हूँ। डॉक्टर को बोलूंगा जितने इंजेक्शन लगा ले लगा दो लगा दो लगा दो। हम तुम्हारी बहादुरी को देखकर बहुत खुश हुए रवि। अब जाओ, घर में जाओ और इंजेक्शन लगवाओ, जाओ। नहीं अभी नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में और कुछ सुनकर जाऊंगा। अंकल, क्या आप हमें उनका फोटो दिखा सकते हैं? हाँ, ये तुमने अच्छी बात याद दिलाई, अभी दिखाता हूँ तुम्हें।
ये देखो, ये है वल्लभ भाई पटेल जी की फोटो। वल्लभ जी से अन्याय सहन नहीं होता था। उनके स्कूल की एक घटना सुनो। बैठ जाओ। कल मैं तुम्हारी खेत की तरफ घूमने के लिए गया था। तुम्हारी खेत में बैगन की बहुत अच्छी फसल हुई है। जी गुरुजी कहते शर्म नहीं आती? बैगन गुरुजी को कब पहुंचाओगे? हैं? अपने बाबूजी से कह देना एक झोला बैगन गुरुजी को पहुंचा दे। समझे? समझ गया ना? बैठ जाओ। और तुम मेरे घर गुड़ पहुंचाने वाले थे ना? जी गुरुजी। अभी तक तुमने पहुंचाया क्यों नहीं? कल पहुंचा दूंगा गुरुजी। ठीक है, याद करके पहुंचा देना। समझ गया? कल मैंने तुम दोनों की किताबें खरीद कर लेकर आने के लिए कहा था। लाए? जी गुरुजी। लाओ दिखलाओ। तुमने इसे किस दुकान से खरीदी? आपने जिस दुकान के बारे में बताया था उसी दुकान से खरीदी। शाबाश, जाओ बैठ जाओ। ये लो। तुमने भी उसी दुकान से किताबें खरीदी है ना? नहीं गुरुजी, मेरे पिताजी की मित्र की दुकान है, वहाँ से खरीदी है। मैंने तुम्हें जिस दुकान से किताबें खरीद के लाने के लिए कहा था, तुमने उस दुकान से क्यों नहीं लाया खरीद कर? चलो मुर्गा बनो। और किसके पास किताब नहीं है? ठीक है, मैंने जिस दुकान के बारे में बतलाया है उसी दुकान से खरीद कर लाना। समझे? जी गुरुजी। क्षमा करें गुरुजी, लेकिन मैं ये कहने से स्वयं को रोक नहीं पा रहा हूँ। आपको किसी पर भी जोर नहीं डालना चाहिए कि वो किस दुकान से किताबें खरीदे। हमें किसी भी दुकान से किताबें खरीदने की आजादी मिलनी चाहिए। वल्लभ, तुम पढ़ने में तेज हो, इसलिए मैं तुझे क्षमा करता हूं। अब अगर दोबारा तुमने मुझसे ऐसी बातें की तो मैं तुझे इससे भी कठोर दंड दूंगा। समझे? बैठ जाओ। तुम लोग गाय पर लेख लिखो, मैं अभी आता हूं। हमारे गुरुजी हमें मजबूर करते हैं कि हम उनकी दुकान से किताबें खरीदें। ये गलत बात है। हमारी इच्छा, हम चाहे किसी भी दुकान से किताबें खरीदें। तो हम उनकी मनमानी सहने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं वल्लभ? हम इतना तो कर सकते हैं कि उनकी दुकान से किताबें ना खरीदे, दूसरी दुकानों से तो भी खरीद सकते हैं ना। तुम दूसरी दुकान से किताब खरीदना। लेकिन गुरुजी ने दंड दिया तो? दंड देते तो देने दो, इसे भी दंड दिया है। दंड सहने को तैयार रहो और गलत बात कभी ना मानो। फिर क्या हुआ अंकल? वो लड़का दूसरी दुकान से किताब खरीद कर लाया क्या? हाँ, दूसरे दिन जब वो किताब खरीद कर लाया, कल मैंने तुम्हें किताब खरीदने के लिए कहा था। लाया? जी गुरुजी। लाओ दिखाओ। इसमें तो किसी दूसरी दुकान की मोहर लगी है। तुमने इसे किसी दूसरे की दुकान से खरीदी है? क्यों? क्यों खरीदी तुमने?
क्यों खरीदी तुमने? क्यों खरीदी तुमने? बताओ। गुरुजी, मेरे पास खरीदने के लिए नकद पैसे नहीं थे और दूसरी दुकानदार उधारी देने को तैयार हो गया था, इसीलिए मैं दूसरी दुकान से खरीदा। नहीं, मैं तुम्हारा कोई बहाना सुनने वाला नहीं हूँ। तुमने दूसरे दुकान से क्यों खरीदा? मैंने जिस दुकान से कल चावल खरीदने के लिए कहा था, तुमने उससे क्यों नहीं खरीदा? बताओ, तुमने क्यों नहीं खरीदा उस दुकान से? आप ये गलत कर रहे हैं। अब तुम बताओगे मुझे, अब तुम मुझे सिखाओगे गलत क्या है और सही क्या है। ठहरो, हम इस विद्यालय में पढ़ाई नहीं करेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। बोलो, कौन कौन है मेरे साथ? हम तुम्हारे साथ है वल्लभ। फिर क्या हुआ अंकल? सबने स्कूल जाना बंद कर दिया क्या? हाँ नेहा, 4-5 दिनों तक स्कूल में कोई पढ़ने नहीं आया। स्कूल में सन्नाटा छाया रहा। क्या बात है मास्टर जी, कई दिनों से छात्र स्कूल नहीं आ रहे हैं? श्रीमान, वल्लभ बहुत अनुशासनहीन हो गया है। पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देता। जब मैंने इसके लिए उसको डांटा तो उसने आंदोलन करने की धमकी दी और उसी ने स्कूल आने से विद्यार्थी को रोक रखा है। तो ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? ठीक है, मैं भी वल्लभ को बुलाकर उसकी खबर लेता हूं। वल्लभ, क्या यह सच है कि तुमने छात्रों को स्कूल में आने से रोक रखा है और उन्हें आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया है? जी गुरुजी। तुम्हें पता है कि तुमने कितना बड़ा अपराध किया है और इसके लिए कितना कठोर दंड मिल सकता है तुम्हें? गुरुजी, आप ही ने तो हमें शिक्षा दी है, जो अन्याय करने वाला है वो उतना ही दोषी होता है जितना अन्याय सहने वाला होता है। ये बात तो 100% सही है। इसका मतलब अगर मैं अन्याय सहूं तो मैं दोषी हूँ? अवश्य। गुरुजी, हमारे विद्यालय में एक ऐसे शिक्षक है जो हम पर ही दबाव डालते हैं और कहते हैं हमारी दुकान से पुस्तक खरीदो। यदि कोई छात्र किसी दूसरी दुकान से या उधारी में सस्ते में पुस्तक लाता है तो उसे मास्टर जी दंड देते हैं। मुझे ये बात आप तक पहुंचाने का कोई रास्ता ना सूझा, इसलिए मैंने ये रास्ता चुना। मैं तुम्हारी बात समझ गया वल्लभ। छात्रों से कहो कि वो कल से स्कूल में पढ़ने आए, मैं उन्हें न्याय दिलवाऊंगा। धन्यवाद गुरुजी। आपको झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आई कि वल्लभ अनुशासनहीन हो गया है? आप छात्रों से पैसा कमाने के लिए उन्हें अपने दुकान से पुस्तक खरीदने के लिए बाध्य करते हैं और जो छात्र आपकी बात नहीं मानता है आप उसे दंड देते हैं। आपको इस विद्यालय में शिक्षा देने के लिए रखा गया है या व्यापार करने के लिए? अगर आपको व्यापार से इतना प्यार है तो आप शीघ्र ही त्याग पत्र दे दें। क्षमा करना श्रीमान, उसे गलती हो गई। भविष्य में कभी भी दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। वल्लभ, तुमने साबित कर दिया कि अंततः सत्य की ही जीत होती है। मैं तुमसे वादा करता हूं कि आज के बाद किसी भी छात्र को मैं अपनी दुकान से किताबें खरीदने के लिए बाध्य नहीं करूंगा। तुम सभी छात्रों को लेकर कक्षा में पढ़ने के लिए चलो। सच मास्टर जी? हाँ। वल्लभ जी तो कमाल के इंसान थे, बचपन से ही उनमें लीडरशिप के गुण थे। तभी तो आगे चलकर वो हमारे भारतवर्ष के पहले उप प्रधानमंत्री हुए और मरणोपरांत 1991 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया
तो बच्चों, अब हमें यह बताओ कि वल्लभ भाई पटेल जी के बचपन की इस घटना को सुनकर आप लोगों को क्या प्रेरणा मिलती है? हमें यही प्रेरणा मिलती है अंकल कि हमें अन्याय का विरोध करना चाहिए, और हमें ये भी शिक्षा मिलती है अंततः सच की ही जीत होती है, और इसलिए हमें सच का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वेरी गुड नेहा। अच्छा, अब ये बताओ कि वल्लभ भाई पटेल खेतों पर जाते समय अपने टेबल्स याद किया करते थे, इससे आप लोगों को क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। पढ़ाई केवल स्कूल या घर में नहीं बल्कि कहीं भी हो सकती है। गुड नेहा, गुड। लेकिन रवि कुछ नहीं बोल रहा, क्या सोच रहे हो भाई? अंकल, मैं ये जानना चाहता हूँ कि उप प्रधानमंत्री और भारत रत्न पुरस्कार क्या होते हैं। पहले एक काम करो, जाकर डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाओ। समय रहा तो इसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। बाय 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 बाय। किन किन के हम नाम गिनाए, कितनी सुनाए शौर्य कथाएं। ये है वो इतिहास जो रच गए, चलते समय के दिल में बस गए। इनके कर्म को धर्म बनाकर, इस जीवन का मर्म बनाकर, इनके कर्म को धर्म बनाकर, इस जीवन का मर्म बनाकर, इनके दिखाए पथ पे चलेंगे जब इनका अनुसरण करेंगे।